ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल राइट का हिस्ट्री क्या है। ठीक है, मतलब कैसे हमको पता चलता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स नाम की कुछ चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट का हिस्ट्री ऐसा है कि देखो जब भी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होता है, किसी भी चीज़ का एक लिमिट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक रिबेल चालू होता है। ठीक है, रिबेल मतलब जैसे मान लो बहुत ज़्यादा किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वो क्या करेगा, अपने राइट्स के लिए फिर लड़ेगा वो। ठीक है, तो ऐसे ही जो सबसे पहला जो राइट्स आया है, ठीक है, जो कि फंडामेंटल तो नहीं लेकिन कंडीशनल राइट्स मिला था सबसे पहले क्या हुआ था जब 1215 में, ठीक है, 1215 में एक किंग था, किंग जॉन। ठीक है, तो किंग जॉन के जो वो थे सिटीजन्स थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ उनके साथ, तो वो क्या हुए, एक लिमिट तक उन्होंने बर्दाश्त किया, उसके बाद क्या है, एक रिबेलियन चालू किया उन्होंने। ठीक है, एक रिबेल चालू किया। ठीक है, तो उसके बाद उनको क्या मिला, कुछ कंडीशनल राइट्स मिला। ठीक है, तो कब हिस्ट्री का क्या है, फंडामेंटल राइट्स का हिस्ट्री कहाँ से, 1215 से है। ठीक है, किसके अगेंस्ट है, किंग जॉन के अगेंस्ट। किसने किया था, उनके सिटीजन्स ने। ठीक है, तो सिटीजन्स ने क्यों किया, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इनजस्टिस का सामना करना पड़ा उनको। ठीक है, तो जब इस इनजस्टिस का एक लिमिट हो गया तब वो क्या किए, रिबेल चालू किए। मतलब बगावत किए। ठीक है, तो इसके अच्छा ये डेट क्या था, डेट था 15 जून 1215। ठीक है, तो इस दिन क्या हुआ कि जो ये सिटीजन्स थे किसके, किंग जॉन के, इन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन करवाया, किससे, किंग जॉन से। ठीक है, एग्रीमेंट बोल लो, ठीक है, या फिर कुछ पीस ट्रीटी बोल लो। ठीक है, तो इसी जो ये एग्रीमेंट या पीस ट्रीटी है ना, इसी को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, मैग्ना कार्टा। तो यहाँ से कुछ राइट्स इनको मिलता है। ठीक है, तो ये जो राइट्स इनको मिला था ये एक मतलब फंडामेंटल राइट्स नहीं था, ये एक कंडीशनल राइट्स था। अब कंडीशनल राइट्स क्या होता है, कंडीशनल राइट्स वो होता है कि जैसे कुछ राइट्स वुमेन्स को देंगे, ठीक है, कुछ राइट्स मेंस को देंगे, ठीक है, और कुछ राइट्स ऐसे होंगे जो कि सप्रेस्ड क्लास को दिया जाएगा। ठीक है, सप्रेस्ड क्लास मतलब लो क्लास के जो पीपल है उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब होता है कंडीशनल राइट्स। लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स वो होता है कि जो बेसिक राइट्स है, ठीक है, वो सबको मिले। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ से एटलीस्ट फंडामेंटल तो नहीं लेकिन कुछ राइट्स तो मिलना स्टार्ट हुआ सिटीजन्स को। ठीक है, तो ये है मैग्ना कार्टा, इसी को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक्चुअली हुआ क्या है कि लीगल वर्ल्ड स्टार्ट हुआ, मतलब एक लीगल तरीके से क्या हुआ, राइट्स मिलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक लीगल वर्ल्ड स्टार्ट हुआ, इसलिए हम इसको बिग बैंग भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे वर्ल्ड कैसे स्टार्ट हुआ बोलते हैं ना, बिग बैंग थ्योरी जो है उसी से वर्ल्ड फिर स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ से क्या हुआ, लीगल वर्ल्ड स्टार्ट हुआ, इसलिए इसको बिग बैंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो राइट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है राइट्स की, कुछ राइट्स क्यों मिलने चाहिए तुमको। हाँ ठीक है, और राइट्स एक्चुअली इसलिए मिलने चाहिए क्योंकि टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम आर्बिटरी पावर। ठीक है, मतलब किसी भी इंसान को एक आर्बिटरी पावर से बचाए। ठीक है, उसको हम राइट्स बोलते हैं। ठीक है, आर्बिटरी पावर मतलब क्या होता है, जो एब्सोल्यूट पावर है, जैसे मान लो डिक्टेटरशिप जो होता है, ठीक है, उन लोग क्या है, एब्सोल्यूट कंट्रोल रखते हैं अपने सिटीजन्स के ऊपर। ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट पावर से बचने के लिए कुछ राइट्स मिलते हैं, ठीक है, सिटीजन्स को, ताकि वो स्टेट के अगेंस्ट में क्या कर सके, लड़ सके।
ठीक है, जो एब्सोल्यूट पावर है या फिर जो आर्बिटरी पावर है उसके अगेंस्ट में लड़ सके। ठीक है, ये हो गया, ये एक हिस्ट्री है फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, हो गया ये कंप्लीट। अब देखो कि इंडिया को उसका फंडामेंटल राइट कहाँ से मिला। ठीक है, ये तो बात हो गई मतलब ये तो राइट्स की बात हो गई कि राइट्स कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, कहाँ से जो सिटीजन्स है या फिर जो पर्सन्स है, ठीक है, उनको राइट मिलना स्टार्ट हुआ। लेकिन इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स है उसका जो हिस्ट्री है उसको अब अपन देखेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि 4 जुलाई 1776 को यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, 4 जुलाई 1776 को यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना है ये तो बताया गया। ठीक है, कि गवर्नमेंट का क्या क्या फंक्शन होना चाहिए ये तो बताया गया। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का क्या क्या फंक्शन नहीं होना चाहिए वो चीज़ नहीं बताई गई। ठीक है, गवर्नमेंट का क्या क्या फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ नहीं बताई गई। तो थॉमस जेफरसन, जानते हो इनको, 3rd प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने ही बोला था कि गवर्नमेंट का क्या क्या फंक्शन है ये तो बताया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन क्या क्या फंक्शन नहीं है वो नहीं बताया गया। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का, वो ही मिसिंग था यहाँ पे। ठीक है, मिसिंग पार्ट था ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो यही मिसिंग पार्ट्स फिर जाके बनता है बिल ऑफ राइट्स। मतलब गवर्नमेंट को क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब अगेंस्ट द सिटीजन। ठीक है, समझ आ रहा है? कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, तो 4 जुलाई 1776 को यूएसए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। उसमें एक चीज़ रहती है, गवर्नमेंट की जो जो फंक्शंस है वो उसमें रहता है, लेकिन उसमें क्या नहीं रहता है कि गवर्नमेंट को क्या क्या फंक्शन परफॉर्म नहीं करना है वो नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई किसने किया था? थॉमस जेफरसन ने, जो कि 3rd प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे। ठीक है, उसके बाद ये जो मिसिंग पार्ट है यही आगे चल के क्या बनेगा? बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, तो बिल ऑफ राइट्स एक्चुअली में है क्या? ये एक है लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट फंक्शन। अभी हमने देखा कि ये क्या है, जो गवर्नमेंट को परफॉर्म नहीं करना है वो सारे फंक्शंस है। ठीक है, तो एक तरह से बिल ऑफ राइट्स क्या है? लिमिटेशन ऑन द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हो गया ये। ठीक है, तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट देखते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट जो है वो एंश्रेंड है। ठीक है, द फंडामेंटल राइट इज एंश्रेंड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंश्रेंड। ठीक है, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, द फंडामेंटल राइट इज एंश्रेंड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। देखो, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स होते हैं अच्छा ये देखो, अच्छा
अच्छा, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट क्या है, इसकी गारंटी कौन देता है कि ये हमको मिलेगा, कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखो फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स बोल लो या फिर बेसिक राइट्स बोल लो, ठीक है। ये वो सारे राइट्स है जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। अब ह्यूमन्स को ही क्यों चाहिए, क्योंकि ह्यूमन्स के पास चॉइस होता है और डिग्निटी होता है। टू फुलफिल द चॉइस एंड डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन्स दे नीड फंडामेंटल राइट्स और द बेसिक राइट्स, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं कोई सा भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक फंडामेंटल लॉ होता है वो। अच्छा, फंडामेंटल राइट का गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों लेगा, ठीक है, क्यों लेगा, क्योंकि फंडामेंटल लॉ होता है, ठीक है। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं उसको, मतलब इस लैंड का एक फंडामेंटल लॉ है कि इस लॉ को सब फॉलो करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल लॉ क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि जितने भी लॉ है, सारे लॉ, ऑल द लॉज, ठीक है, ऑल द लॉज आर मेड, ठीक है, ऑल द लॉज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जितने भी लॉ बनाए जाते हैं इस मतलब एक पर्टिकुलर लैंड के लिए जितने भी लॉ बनाए जाएंगे, ठीक है, तो वो कहाँ से ओरिजिनेट होंगे, ठीक है, फंडामेंटल लॉज से, ठीक है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। तो एक डेफिनेशन मैं बताता हूँ अब फंडामेंटल राइट का, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो, फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स विच आर फंडामेंटल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है, फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स विच आर फंडामेंटल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, which is guaranteed by the Constitution of India, which is guaranteed by the Constitution of India। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एक ह्यूमन को डिग्निफाइंग लाइफ जीने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फंडामेंटल है, ठीक है। और सेकंड ये है कि ये है गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये गारंटी लेता है कि सारे जितने भी सिटीजन्स है, जितने भी पर्सन है, उनको क्या मिलेगा, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। एंड इट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, एंड इट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, एनफोर्सेबल इसका मतलब ये है कि स्टेट है, अच्छा स्टेट का डेफिनेशन अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एनफोर्सेबल है, मतलब एनफोर्सेबल मतलब ये स्टेट को देना ही है हमको, ठीक है। और अगर नहीं देंगे स्टेट, अगर स्टेट हमको ये प्रोवाइड नहीं करता है तो वी कैन चैलेंज देम इन द कोर्ट, ठीक है। और फंडामेंटल राइट ही एक ऐसा राइट है जिसके लिए डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं, डायरेक्टली, विदाउट मेंटेनिंग द हायरार्की। मतलब एक्चुअली जब केस होता है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में होता है, लेकिन फंडामेंटल राइट एक ऐसा राइट है, अगर ये ब्रीच होता है, किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है, तो ही कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलो अब इसमें समझ में आया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब हम आर्टिकल्स पढ़ना इसमें स्टार्ट करेंगे। कौन से आर्टिकल से स्टार्ट है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12। लेकिन आर्टिकल 12 में कोई राइट नहीं दिया गया है, ठीक है।
आर्टिकल 12 में दिया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इतने दिन से स्टेट बोल रहा था ना, आज इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। ठीक है, देखो स्टेट ना बहुत सारे चीज़ों के लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोविजंस में, फंडामेंटल राइट के बहुत सारे डिफरेंट प्रोविजंस में स्टेट जो वर्ड है वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो स्टेट होता क्या है? ठीक है, द स्टेट इंक्लूड्स, फर्स्ट लिखो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वो क्या है? स्टेट है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या है? स्टेट है। ठीक है, सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट। ठीक है, सेम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन, ये भी क्या है? स्टेट। ठीक है, यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य है ना, यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य है, लेकिन यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड है स्टेट, और उस स्टेट में कौन कौन फॉल करता है वो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि कौन किस किस को हम स्टेट बोलेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करेंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी हम स्टेट बोलेंगे तो वो स्टेट किस किस चीज़ को डिफाइन करता है। सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी कौन सा ऑर्गन? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स। ठीक है, ये सारा क्या है? स्टेट। अब थर्ड पॉइंट इसमें लिखो, ऑल लोकल अथॉरिटीज़। ठीक है, ऑल लोकल अथॉरिटीज़, एग्जाम्पल म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तो ये सारा क्या है? स्टेट। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ जो है ये पता है ना, म्यूनसिपैलिटीज़ पंचायत जो होता है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह जो है ये सारा चीज़ क्या है? स्टेट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखो, ऑल अदर अथॉरिटीज़, all other authorities that is statutory or non-statutory। इसका एग्जाम्पल है LIC, ONGC, सेल, ये सारा बॉडीज़ जो है वो भी क्या है? स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ हम स्टेट का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम स्टेट का डेफिनेशन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्टेट ही है जो हमको क्या प्रोवाइड करेगा? फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब प्रोवाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन स्टेट उसमें बहुत ज़्यादा क्या कर सकता है? इंटरफेरेंस कर सकता है, आर्बिट्री बन सकता है, एब्सोल्यूट बन सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए ही हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है यहाँ पे आर्टिकल 12 में? स्टेट का डेफिनेशन। ठीक है, हमको तो पता तो हो कि स्टेट किसको किसको बोलते हैं, किसके किसके अगेंस्ट हम केस कर सकते हैं अगर वो हमें हमारा फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है तो। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिखो, स्टेट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट। स्टेट कैन बी, अब समझ में आ गया स्टेट क्या क्या है? ठीक है, तो स्टेट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट फॉर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। State can be challenged in the court for violating the fundamental rights। ठीक है,
अच्छा, स्टेट में वो सारे बॉडीज़ भी आते हैं। अच्छा, एक लिख लो, चलो इसको बता देता हूँ। जो इवन जो प्राइवेट बॉडीज़ जो है ना, ठीक है, वो भी स्टेट में आता है। प्राइवेट बॉडीज़ विच आर वर्किंग एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, लिख लो। इवन द प्राइवेट बॉडीज़ और एजेंसीज, इवन द प्राइवेट बॉडीज़ falls under the definition of state which are working as a instrument of the government, ठीक है। इवन द प्राइवेट बॉडीज और एजेंसीज फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट विच आर वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। मतलब स्टेट, मतलब जो प्राइवेट बॉडीज़ है, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं स्टेट का फंक्शन, ठीक है, दे आर वर्किंग एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, तो वो सारे बॉडीज़ भी क्या होंगे, स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे, ठीक है।